हेलो एवरीवन, दिस सचिनारायण हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो चुका है। इसके बाद एक पार्ट नंबर 4 आएगा जो आखिरी पार्ट रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिशर प्रोजेक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेज डैश प्रोजेक्शन के बारे में बात की थी। अब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पिछले लेक्चर से आपको रिवाइज करवाना चाहें तो आपको याद होगा कि जो हमारे पास वेज कॉन्फ़िगरेशन थी, वेज कॉन्फ़िगरेशन का क्या डेरिवेशन हुआ था? इट इज टूवर्ड्स मी। तो जो चीज मेरी तरफ आ रही होगी उसको हम लोग वेज से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वेयर एज जो डैश था दैट वाज अवे फ्रॉम मी। जो चीज मेरे से दूर जा रही होगी उसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक क्यूब लेना चाहूं तो लेट मी से ये क्यूब है आपके पास। अब इस क्यूब में हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं वो समझते हैं। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोजेक्शंस बोलने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है, बस आप लोग देखने का नजरिया चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है ना, 6 वो है नंबर, इधर से देखो तो 6 दिखेगा, ऊपर से देखो तो 9 दिखेगा। बस वही वाली बात है, उससे चेंज नहीं होगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बस देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक क्यूब है, इसके बॉडी सेंटर पे मैंने कार्बन रख दिया। मतलब वही मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं बनाना चाह रहा हूं CABDE। एक ये मॉलिक्यूल है, जैसे मिथेन होता है CH4, वैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CABDE। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसके बॉडी सेंटर पे कार्बन रख दिया। उसके बाद मैंने ऑल्टरनेट सेंटर्स लिए, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स लिए। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देख चुके हो, तो यही चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि मॉलिक्यूल तो सेम रहने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, सभी को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन के आ जाएगी। ये तो सभी को पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बन के आती है, बस वही आपके सामने बनाया गया है। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इसी मॉलिक्यूल को लेना चाह रहा हूँ CABDE। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से देख रहा हूं, मतलब जहां से आप खड़े हो ऐसे ऐसे देख रहे हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं। तो जब मैं ऐसे देख रहा हूँगा फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या समझ आएगा अगर हम वो सोचने की कोशिश करें। तो क्या करते हैं हम लोग, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, लेट मी से ट्राइंगल कौन सा ले लें, हम ट्राइंगल CDE ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल CDE लेता हूं तो पिछले लेक्चर से आपको याद होगा कि ए मॉलिक्यूल जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, वेयर एज बी मॉलिक्यूल जो है वो मेरे से दूर जा रहा है। इसी को जब हम लोग बनाना चाहेंगे वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो कैसा बन जाएगा, A मेरी तरफ, तो बी लगाता हूं, A मेरी तरफ, वेयर एज डी एंड, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तब बोला कि भाई ये चीज़ें तो सेम लग रही हैं, इसमें नया क्या हुआ वो समझाइए हमें। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इसी मॉलिक्यूल में जो ट्राइंगल है वो ले लिया है ECB। कौन सा ट्राइंगल लिया है, देखिए ध्यान से, ECB, ECB ये वाला ट्राइंगल। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं तो क्या समझ आएगा, देखिए ध्यान से। तो मेरे भाई जो मॉलिक्यूल A है एंड D है, क्या वो मेरी तरफ नहीं आ रहे? देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल यह है मॉलिक्यूल, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ECB। तो ये देखिए, देखिए ध्यान से, ECB ये है ECB C। तो रेड एंड ब्लू मतलब A एंड D, देखो क्या मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, देखिए मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं। बस वही चीज तो हो रही है। तो अगर मैं ट्राइंगल चेंज करता हूं, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं हुआ, खड़े होने की पोजीशन भी चेंज नहीं हुई, बस हमने ट्राइंगल डिफरेंट ले लिया, दैट इज ECB। तो जो मॉलिक्यूल नंबर A है एंड D है, जैसे मिथेन के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अब फील आ रहा है क्या होने वाला है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं
तो A एंड D मेरी तरफ आ रहे हैं, वेयर एज जो B एंड E है, P एंड E मेरे से दूर जा रहे हैं। तो A एंड D मेरी तरफ आ रहे हैं, वेयर एज जो ग्रीन में मैंने मार्क किया है वो हमसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पे कुछ नई प्रकार की प्रोजेक्शन बन रही होगी, बस उसी प्रोजेक्शन को हम लोग बोल देते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोल देते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। जैसे मैं इसी ट्रायंगल के लिए बात करूं तो हमारे पास एक कार्बन है, उस कार्बन में दो हमारी तरफ है, दो हमसे दूर है। तो लेट मी से दो हमसे दूर, दैट इज बी एंड ई, दो हमारी तरफ, तो उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वेज से, दैट इज ए एंड डी। अब बोलोगे ऐसा ही क्यों बनाया, कोई और तरीका क्यों नहीं बनाया? उसके लिए एक बार स्क्रीन पे देखिए, ये मॉलिक्यूल है, दो आपकी तरफ रेड एंड ब्लू आपकी तरफ, वेयर एज देखो येलो एंड व्हाइट आपसे दूर। तो जो आपकी तरफ है दैट इज बी एंड ई, वो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना दिया, वेयर एज जो आपसे दूर है, जो आपसे दूर है वो मैंने आपसे इस प्रकार से बना दिया। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों को डाउट आ सकता है, वो डाउट क्या आ सकता है कि भाई हमने तो कहीं पे ये पढ़ा था कि ये होना चाहिए वेज एंड ये होना चाहिए डैश। अरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसी मॉलिक्यूल को ऐसा भी बना दो, ये बस स्टैंडर्ड तरीका है। फॉर एग्जांपल आप इसी मॉलिक्यूल को ऐसा बना दो, मैंने आपको बताया है ना, जब आपको वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता था तब आपको ये तो पता था कि इनका मतलब ऑपोजिट होता है, तो बस उसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो लो, अगर आपने ऐसे पढ़ा है तो आप ऐसे बना लो, दोनों ही सही हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दोनों का मतलब होता है ऑपोजिट। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड तरीका जो है, तब हम इसको ज्यादा सही मानते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर बिल्कुल स्टैंडर्ड पूछा जाए, जैसे वो होता है ना एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ये है जहां पे हॉरिजॉन्टल वाले मेरी तरफ, वर्टिकल वाले मेरे से दूर। लिख लीजिए पॉज करके, नेक्स्ट पेज पे आइए, नंबर 1 पॉइंट ऐड करिए कि फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है। तो लिखिए नंबर 1, फिशर प्रोजेक्शन इज नथिंग, फिशर प्रोजेक्शन इज नथिंग but it is a 2D representation, but it is a 2D representation of a three-dimensional molecule. Fisher projection is nothing but a 2D representation of a 3D molecule. अब ये 2D 3D है क्या, देखिए समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया, लेट मी से ए बी डी, तो फिशर प्रोजेक्शन ऐसे बनाया जाता है। अब एक चीज मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, क्या कार्बन में एंगल कभी भी 90 डिग्री होता है क्या? जैसे हमने यहाँ पे बनाया है 90 डिग्री, नहीं होता है। लेकिन जब हम 2D में बनाते हैं तो हम इसको इस प्रकार से बना देते हैं जहां पे ये 90 डिग्री एंगल है, जो रियल लाइफ में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट मारूं, ऐसे लाइट फेंकिए इसके ऊपर, जब आप लाइट फेंकोगे यही बनेगा ना, ठीक है। स्फेयर का प्रोजेक्शन क्या होता है? सर्कल। वैसे इस मॉलिक्यूल का प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा? ये 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। nth डायमेंशन की प्रोजेक्शन n-1 डायमेंशन होती है, ठीक है। मतलब 4 डायमेंशन की प्रोजेक्शन 3 डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से, ये है आपके पास ए डी, ई मेरे से दूर, ई मेरे से, बस ये होता है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। यही होता है फिशर प्रोजेक्शन। सेम मॉलिक्यूल है, बस हम डिफरेंट उससे देख रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट ऐड कर लीजिए इसके अंदर, द कायरल सेंटर, जैसे इस केस में कायरल कार्बन है, द कायरल सेंटर is represented by an intersection of two lines. The chiral center is represented by the intersection of two lines. ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2 lines, ठीक है। आ गया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है? ठीक है। अब देखो भी एक चीज समझना यहां पे, अब हम चलेंगे RS
नॉमेनक्लेचर के ऊपर फिशर प्रोजेक्शन के, फिर हम कन्वर्जन भी देखेंगे एक दूसरे का, ठीक है। तो लिख लीजिए पॉज करके, हेडिंग डालिए इसके बाद, आर एस कॉन्फ़िगरेशन या आर एस नॉमेनक्लेचर फॉर फिशर प्रोजेक्शन, आर एस नॉमेनक्लेचर फॉर फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, एक चीज यहां पे देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिशर प्रोजेक्शन ली, फिशर प्रोजेक्शन आपके सामने है। तो फिशर प्रोजेक्शन में हो क्या रहा है, अगर मेरे पास जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, रोटेशन तो दो प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने वेज डैश के टाइम पे भी देखा था। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे रखा, एक बार मैंने लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे रखा। तो क्या आपको समझ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो ही पॉसिबल सिनेरियोज होंगे। आप बोलोगे फॉर एग्जांपल मैंने इस मॉलिक्यूल को यहां पे रख दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे है तो वो हॉरिजॉन्टल पे ही ना, आ तो आपकी ही तरफ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ए बोलो डी बोलो एलपीजी, आ तो दोनों आपकी तरफ ही रहे हैं ना, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बार बोलता हूं कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, सॉरी हॉरिजॉन्टल पे है, एक बार लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे, तो क्या सिनेरियोज होंगे देखिए। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करता हूं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास हो जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन। तो वर्टिकल वर्टिकल में क्लॉकवाइज हो जाएगा आर, मतलब वी सी आर। अगर मैं उसको ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो लॉजिकली समझो ना, लॉजिकली हुआ क्या, हमने एक शिफ्ट किया होगा। अगर मॉलिक्यूल यहां पे था और मैं उसको यहां पे लेके गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक शिफ्ट करना पड़ेगा, याद करिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब वो हॉरिजॉन्टल पे क्लॉकवाइज होगा तो वो हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन, आर नहीं होगा। क्यों, बिकॉज वर्टिकल की क्लॉकवाइज से हमें एक शिफ्ट करना पड़ा, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो वी सी आर एच सी एस ऐसे आप याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर वर्टिकल के एंटी क्लॉकवाइज पे हो जाएगा तो वो बन जाएगा एस, कॉमन सेंस है ना, ये तो बचा हुआ। यहां पे भी सेम चीज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल के एंटी क्लॉकवाइज पे ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो लिख लीजिए पॉज करके, ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब और क्लैरिटी आएगी, ऐसे समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख लो ढंग से, अब समझाते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अब मैं, जिसमें लोग जन्मों जन्मों के लिए कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की हेडिंग डाल लीजिए, कन्वर्ट दी फॉलोइंग वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन टू फिशर प्रोजेक्शन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर मैंने आपको फिशर बना के दिया है तो उसका वेज डैश बनाइए, अगर मैंने आपको वेज डैश बना के दिया है तो मेरे भाई उसका फिशर बना के दिखाइए। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जो लोग इसको पहले से पढ़ के आए होंगे उनको याद होगा कैसे पढ़ाया जाता है। इधर से देखिए, आंख बनी होगी उनके नोट्स में, इधर से देखिए, मत देखिए मेरे भाई, 0 मार्क्स आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन लेके समझाता हूं। मेरा क्या मेथड है, मेरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। बिकॉज लॉजिकली दो ही चीजें पॉसिबल है, आर या एस। जैसे क्वेश्चन देते तब समझ आएगा, लिखो मत पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है आपके सामने, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है ब्रोमीन, यहां पे है आयोडीन। मैंने आपको वेज डैश बना के दिया, फिर मैंने बोला कन्वर्ट करिए फिशर के अंदर। सिलेबस में 2 ही कैरल सेंटर्स हैं, पहले एक ले लेते हैं फिर 2 पे आ जाएंगे। तो यहां पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना चाहूं तो 1 2 3, 1 से 2 से 3 एलपीजी एट द डैश पोजीशन, तो ये बन के आ जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसका फिशर बनाना चाहूं, देखो बाकी लोगों के नोट्स में कैसे मिलेगा आपको, इधर से देखिए, आंख बनी होगी, गलत है यार, इधर से देखिए, ऐसे गलत आंसर्स आते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में आ जाएगा, डिफिकल्ट में अटक जाते हैं बिकॉज वहां पे देखने का तरीका समझ नहीं आता। हिट एंड ट्रायल क्या बोलता है, जैसा मन करे वैसा फिशर बनाओ,
जैसा मन करे, आंख बंद करके बनाओ। मेरा मन कर रहा है ऐसे बनाने का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसा आपने जैसे बनाया वो भी सही है। फिर देखो कि क्या आपने जो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन थी, क्या मेरे भाई फिशर में भी आपने वही एस कॉन्फ़िगरेशन बनाई है या नहीं बनाई है, देखते हैं। तो 1 2 3, 1 से 2 से 3 वर्टिकल पे है एलपीजी, तो वी सी आर होता है, वी सी आर। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है वर्टिकल के लिए, तो ये हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने नोट्स में ये बना दिया होता, तो उनको भी समझा देता हूं कि आपको कैसे सही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बनाया या कोई और बनाया, ठीक है। देखो आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, याद है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो वहां पे जनरल सॉल्यूशंस आते हैं। तो कभी कभी जो आपका जनरल सॉल्यूशन आया वो ऑप्शन वाले सॉल्यूशन से मैच नहीं करता है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यूज डाल डाल के मैच करना पड़ता है ना, लेकिन आंसर्स तो दोनों सही है। बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये बनाया, हो सकता है किसी ने ये बनाया हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज है HCS, तो ये भी ऐसे, तो ये भी सही है, ठीक है। बस आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सा वाला एस बना के दिया है। तो 4 ऑप्शंस होंगे, आपने पहला देखा आर है, गलत, दूसरा देखा आर है, तीसरा देखा एस है, तो सही हो जाएगा, लेकिन उस प्रकार से। बट फॉर एग्जाम्पल आपने ये बनाया, इसमें देखते हैं, तो ये बनेगा 1 2 3, 1 से 2 से 3 पे गया हुए, वर्टिकल क्लॉकवाइज आर, तो ये VCR है, वर्टिकल क्लॉकवाइज आर, तो ये तो आर बन गया। तो जब आर बन जाएगा तो उसको एस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक शिफ्ट करना पड़ेगा ना, इन्वर्जन कराने के लिए। तो कहीं पे भी आप एक शिफ्ट करा दो, जहां मन करे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर रहा है यहां पे शिफ्ट करने का, तो बस एक शिफ्ट कर दोगे, करवा दीजिए। तो इसके ऊपर कांटा मार के मॉलिक्यूल हमने ये बनाया। अब मैच करिए, क्या ये एस कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, आपके पास सही आएगा। बस कॉन्फ़िगरेशन, यही तो होता है कॉन्फ़िगरेशन आने का फायदा, IUPAC नॉमेनक्लेचर का फायदा। लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, तो बी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक फिशर प्रोजेक्शन ही बना के दे दी, फिशर दे देते हैं बना के। फॉर एग्जाम्पल CH3 3 डबल बॉन्ड OH OH एंड क्लोरीन। हमसे बोला गया है कन्वर्ट दिस फिशर प्रोजेक्शन इनटू वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन, वेज डैश प्रोजेक्शन और वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी बोलो। करते हैं सॉल्व। देखिए क्लोरीन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन बनेगा 1 2 C डबल बॉन्ड O वर्सेस दिस कार्बन नॉर्मल, तो ये बनेगा। वर्टिकल पे है, हमें क्या याद है, VCR, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये बन जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें इसका एक वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा जो एस हो। वंस अगेन, जैसा मन करे वैसा बनाओ, वंस अगेन जैसा मन करे वैसा बनाओ। तो मेरा मन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल ऐसा, मिथाइल, यहाँ पे जैसा मन करे, ठीक है। आप देखो भी मत स्क्रीन के ऊपर, जैसा आपका मन कर रहा है वैसा बनाओ। मैंने ऐसा बना दिया, अब देखता हूं, ठीक है। बाकी लोगों के नोट्स में क्या मिलेगा आपको, आंखें बनी होंगी, आईज बनी होंगी, ऊपर से नीचे से, राइट से, आगे से, पीछे से, वो गलत तरीका है, ठीक है। अभी 1 कर लिया, अभी 2 पे भी चलते हैं, 2 कायरल कार्बन जो हमारे पास मैक्सिमम रहेगा। अब देखिए, तो यहां पे मेरे भाई ये बन जाएगा 1 2 3, 1 से 2 से 3, ये कौन सा बन जाएगा, ये R बन जाएगा। देखो, लेकिन हमें तो चाहिए S, तो हम क्या कर देंगे, एक शिफ्ट कर देंगे। अब शिफ्ट कहाँ करना है, जहां मन करे वहां करो, जहां मन करे। मेरा मन कर रहा है, चलो इधर कर देते हैं, आपके किधर और कर रहा है वो भी चलेगा, एक शिफ्ट करवा दीजिए। यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे है एसिड, यहाँ पे है क्लोरीन, तो भाई ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन बन के आ गया। तो बस आपने सिंपल सा फिशर जो है उसको कन्वर्ट कर लिया है वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज नंबर C। कितना सिंपल ऑर्गेनिक यार, लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं।
बस खुद ही नहीं आती चीज़ें, क्या करें फिर, खुद उन्होंने रट के आए हैं, दूसरों को भी रटवा रहे हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। अब देखिए, अब हमारे पास दो कायरल सेंटर्स मौजूद है, ठीक है। वंस अगेन हम नहीं करेंगे वो इधर से देखिए उधर से देखिए, हमें देखने का ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है, हमें मतलब है कि भाई सही आना चाहिए अपन का हमारे तरीके से। वंस अगेन सिलेबस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही स्टीरियो सेंटर है। एक बार सिलेबस खोल के देखिए एडवांस का, तो लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। ओके, देखें फिर समझे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास नंबर 1 2 एंड 3, है ना। 1 से 2 से 3 दिखने में आर है, एक्चुअल में भी आर हो जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, बिकॉज हाइड्रोजन भी एलपीजी हमारे पास डैश पे है। इधर देखिए 1 2 नीचे की तरफ 3, 1 से 2 से 3, ये वाला भी आर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी फिशर बनाना चाहते हैं, पहले तो भाई जैसा मन करे वैसा बना दो। मेरा क्या मन कर रहा है बनाने का, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन कर गया ये बनाने का। अब ऑब्वियस सी बात है, मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सभी का आर एस वेरीफाई। आर एस वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, दोनों आर आर है, सही है ना, 1 आर, हाँ ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये बनेगा 1 2 3, 1 से 2 से 3 वर्टिकल पे है, तो वी सी आर, ये वाला तो हमने सही बना दिया है, कोई भी तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला देख लेते हैं, 1 2 3, 1 से 2 से 3 इधर, तो ये हो गया है एंटी क्लॉकवाइज, वी सी आर मतलब वी ए सी डब्ल्यू वाला एस बन जाएगा। इसमें होगी हमारी गलती, तो क्या करना पड़ेगा, एक शिफ्ट करना पड़ेगा, किसी में भी शिफ्ट करवा दो, मेरा मन कर रहा है यहां शिफ्ट करने का। तो फाइनल मॉलिक्यूल हमारे पास बन के आ जाएगा, वो बन के आ, कर लीजिए वेरीफाई। ऊपर वाला भी आर है, नीचे वाला भी आर है। तो मेरे भाई आ गया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है, ठीक है। तो गलतियां मत करिए, सिंपल सिंपल चीज़ों को डिफिकल्ट मत बनाइए, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन करके लाओगे एज अ होमवर्क, अभी तो चलेगा लेक्चर, लेकिन मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ ये क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन में देना चाह रहा हूँ। ध्यान से करना, यहाँ पे आपको दिया गया है OH NH2 SH, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी मर्जी आप कौन से तरीके से कर रहे हो, मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कितना आसान है, ठीक है। कोई आपको आंखें बनाने की जरूरत नहीं है कि इधर से देखो उधर से देखो, उसमें फालतू का बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है, यहाँ पे फाइल पीएम, ओके ये क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क कर लेना। इसको आपको कन्वर्ट करना है कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, कुछ भी नहीं करना है। अगर फिशर में भी नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, बस एटलीस्ट हर किसी कायरल कार्बन का आर एस ढूंढ लीजिए, ठीक है। बिकॉज आपने वो सही ढूंढ लिया तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन होगा वो भी सही बन के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको और क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ जिसमें मल्टीपल कायरल कार्बन्स हों, ठीक है, बिकॉज वो सिलेबस में नहीं आता है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो एक नोट ऐड करिए सिलेबस नोट्स के अंदर, एक नोट ऐड करिए, नोट, a Fisher projection, a Fisher projection, a Fisher projection can be rotated by, can be rotated by, rotated by, rotated by 180 degree, 180 degree, but और मल्टीपल्स ऑफ 180 मतलब 180 360 प्रकार से, but it cannot be rotated by multiples of
90 डिग्री बाय मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ये तो सिंपल है, कॉमन सेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है फिशर के अंदर। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि 180 वाला क्यों अलाउड है। ओके तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन का मतलब, अगर आप ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको रोटेट कर दिया है 180 डिग्री से। करिए 180 से रोटेट, देखना बिल्कुल ध्यान से एक बार स्क्रीन के ऊपर समझना। ये फिशर प्रोजेक्शन है, 180 से मैंने रोटेट किया, करिए 180 से रोटेट किया, करिए। आया समझ क्या हो रहा है? देखो तो जो पहले आपकी तरफ था मतलब रेड एंड ब्लू, वो अब आपसे दूर हो जाएगा। देखो रेड एंड ब्लू पहले आपकी तरफ थे, देखो स्टार्टिंग से देखो ये आपकी तरफ है, अभी देखो आपकी तरफ है रेड एंड ब्लू। 180 से रोटेट किया, करिए रोटेट। अब देखो तो रेड एंड ब्लू आपसे दूर हो गए, वेयर एज व्हाइट एंड येलो आपकी तरफ हो गए। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो जब आप 180 से रोटेट भी करो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज वेज डैश बस बोलने का तरीका होता है। एक्चुअली उसका मतलब क्या है कि वो हमसे ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा जी आ जाएगा ऊपर रोटेट करने के बाद, उसके बाद और क्या हो जाएगा, ई एंड एफ होंगे, रोटेट किया कैसा, एफ ऐसा। फिर आपके पास है मेरे भाई बी डी, ये बन के आ जाएगा, समझ आया। लेकिन अगर आप 90 डिग्री से करते हो, अच्छा इसको आप एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने फिशर प्रोजेक्शन में कॉन्फ़िगरेशंस ढूंढ ली, जैसे एज अ होमवर्क आप ट्राई करना इस वाले मॉलिक्यूल को 180 घुमाने का। तो जो यहाँ पे आर है एंड यहाँ पे आर है, अगर आप 180 भी घुमाओ बाद में भी वो आर एंड आर ही रहने वाला है, ठीक है। समझ आया नहीं आया? लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसको 90 डिग्री से करता हूँ, पहली बात तो आपको 90 डिग्री से घुमा के फर्जीवाड़ा समझ आ ही जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ऐसा कुछ। क्या ये फिशर प्रोजेक्शन है? दूर दूर तक ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं, ठीक है। तो दिखेगा कैसे 90 से घुमाने से, ऐसा दिख जाएगा बी, ऐसा कुछ। ये तो फिशर ही नहीं रहा ना, ये तो कुछ और बन के आ गया। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नामक चैप्टर पढ़ोगे, मतलब बायोमोलिक्यूल्स नामक चैप्टर क्लास 12th में, तब आपको समझ आएगा कि जो साइक्लिक फिशर प्रोजेक्शंस होती हैं उनको घुमा के 90 डिग्री से एक्चुअल में हम हैवर्थ प्रोजेक्शंस बनाते हैं, हैवर्थ प्रोजेक्शंस बनाते हैं। लेकिन वो आपके पास ऑब्वियसली क्लास 12th में आएगा, अब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात है, कोई भी फिशर प्रोजेक्शन को हम 180 से घुमा सकते हैं लेकिन 90 डिग्रीज एक्सेट्रा से नहीं घुमा सकते। रीजन क्या है आपको दिख ही रहा है। दूसरा और अच्छा रीजन क्या है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, एज सिंपल एज दैट। तो लिख लीजिए भाई इसको पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई इसको पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीटली आउट ऑफ एडवांस का सिलेबस है। पोलारीमीटर का सेटअप बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा, कि बिल्कुल बेसिक्स बताना क्यों पड़ता है, बिकॉज इसके बिना एक्चुअल में फील नहीं आता है कि होने क्या वाला है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जैसे आप आईआईटी बॉम्बे जाओगे या कोई भी आईआईटी जाओगे, तो वहां पे आपके पास जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट होता है। फर्स्ट ईयर के पहले ही सेमेस्टर में आपको पोलारीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट सिखा दिया जाता है। सबसे इजी एक्सपेरिमेंट होता है, बस बटन दबाना होता है, ठीक है। तो ये इसलिए जेईई के आउट ऑफ सिलेबस में रहता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल 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 बेसिक्स बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है, लिख भी देता हूं बिल्कुल बेसिक्स, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये चैप्टर पढ़ते क्यों है। बिकॉज इसके बिना आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, इसलिए ये बताना पड़ता है। लेकिन ऑफिशियली आउट ऑफ द सिलेबस है। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर मैं कोई भी बल्ब लेता हूं, कोई भी लाइट सोर्स लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूम के सेंटर में लाइट सोर्स रख दिया, रूम के सेंटर में लाइट रख दी, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में लाइट मारेगा? तो पूरे रूम को कर देगा ना, लाइट से भर देगा।
जा रहा है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है, वो ओमनीसेंट लाइट है। क्यों? बिकॉज वो हर जगह आपके पास लाइट फेंक रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लाइट जाए, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही लाइट जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, आपको पता ही होगा ना, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिया वाई एक्सिस एज एन एग्जाम्पल, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट कर रही होगी, एक ही डायरेक्शन। अब लोग इसमें एक डायरेक्शन कैसे हुआ, देखो ना मेरे भाई कैसे हुआ, देखो ये देखो, दिख रहा है? ये आपको फिजिक्स वाले और अच्छे तरीके से बताएंगे, बिकॉज चैप्टर भी होता है आपका ये ऑफिशियली, एम वेव्स। ये देखिए ध्यान से, आया समझ? एक डायरेक्शन में कैसे है, एक डायरेक्शन में कैसे है, देखो ऊपर की तरफ को मैं वाइट मान रहा हूं, तो वाइट वाला कुछ इसके बीच बीच में आ जाएंगी, तो छोटी वाली, फिर बड़ी वाली, फिर और बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे करके सब इसी एरो में समा जाएंगी। सिमिलरली ऑरेंज वाले में भी ऐसा होगा, छोटी वाली समा गई, बड़ी वाली समा गई। आया समझ या नहीं आया? तो ये एक ही प्लेन में, ये एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन हो गया, तभी तो प्लेन है ना। मैंने उसको बस आपको 1D में दिखा दिया ताकि चीजें आपकी और क्लियर हो जाए कि चलने क्या वाला है। तो हमें मतलब रहता है प्लेन पोलराइज लाइट से जो एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा हो। वंस अगेन आउट ऑफ सिलेबस है, फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अब होता क्या है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, पहले तो इसको पॉज करके लिख लो। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे हम, जैसे जब आप IIT बॉम्बे के फर्स्ट ईयर में जाओगे तब एक होता है डार्क रूम। ठीक है, डार्क रूम मतलब क्या है, वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कॉमन रूम है, जहां पे जो भी लाइट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, वो सभी एक्सपेरिमेंट्स उसी रूम में होते हैं, उसी डार्क रूम में होते हैं। तो वहां पे आपके पास एक लाइट सोर्स रहता है, एंड जनरली जो लाइट सोर्स लिया जाता है, जैसे आपको पता ही होगा, वो हमारे पास होता है सोडियम लैंप। क्या होता है? सोडियम लैंप, सोडियम। ठीक है, सोडियम। एंड कोई भी लाइट सोर्स है, जैसे सोडियम लैंप लेंगे हम, वो येलो ऑरेंज लाइट होती है इसकी। तो इससे क्या होता है, ये हर डायरेक्शन में, देखो हर डायरेक्शन में लाइट फेंक रहा होगा। कोई भी लैंप आप लोगे, हर डायरेक्शन में लाइट फेंक रहा होगा, ओमनीसेंट। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लाइट हर डायरेक्शन में ना जाए, लेकिन वो एक ही प्लेन के अंदर पोलराइज होके आ जाए। इसलिए हम इसको पास करवाते हैं एक पोलराइजर के द्वारा। इसके द्वारा, पोलराइजर के द्वारा। अब ये पोलराइजर क्या होता है, जैसे जब आप पोलैरिमीटर देखोगे तो उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो जनरली हमारे पास एक टूरमलीन क्रिस्टल ले सकते हैं, गूगल सर्च करना एक बार, एक पिंक कलर का बहुत सुंदर सा क्रिस्टल आएगा, टूरमलीन क्रिस्टल। या जो मोस्ट कॉमन होता है, जो हम फिजिक्स में भी लेते हैं, वो होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, या CSU। तो ये सब क्या करते हैं, जो लाइट हर डायरेक्शन में उछल रही हो उसको पोलराइज कर देते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक लाइट ही इससे पास कर पाए। मतलब हमें चाहिए थी ये वाली। आया समझ या नहीं आया क्या किया इस प्रकार से? जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उस प्रकार से। ठीक है, बायो में। तो ये जो लाइट होती है इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, वंस अगेन सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन समझने की कोशिश करना, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज़ आपको समझाएगी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब आपको समझ आएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स कैसे लाइट आ रही है। उसके बाद जो ये हमारे पास लाइट है उसको हमने एक सैंपल से पास किया। सैंपल की ट्यूब इतनी सी होती है, ठीक है, इतनी छोटी सी ट्यूब, वो उसको हमें हाथ में नहीं लगाने दे रहे थे बिकॉज वो बड़ा महंगा शीशा होता है, तो छोटा सा रहता है वो, आप फर्स्ट ईयर में देखोगे। तो इसके अंदर मैंने सैंपल भर दिया, सैंपल भर दिया। क्या भर दिया? सैंपल। अच्छा मेरे भाई, सैंपल बोलने का मतलब क्या है एक्चुअली? सैंपल मतलब कुछ भी नहीं है, जो भी आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेना था,
तो फॉर एग्जाम्पल बेंजीन लेना था तो बेंजीन का सैंपल लिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने ये मॉलिक्यूल लेना था, कहाँ गया, ये मॉलिक्यूल लेना था, तो बस हम मॉलिक्यूल का जो हमने लिया है उसको हम सैंपल बोल दे रहे हैं। फिर ये लाइट इससे पास करेगी, लाइट इससे पास करेगी, तो मेरे भाई जब लाइट इससे पास करेगी तो मैथमेटिकली 3 सैंपल स्पेसेस हमारे पास बन सकते हैं। एक सैंपल स्पेस क्या है कि लाइट लेफ्ट हैंड साइड घूम गई, एक सैंपल स्पेस क्या है, लाइट राइट हैंड साइड घूम गई। सिंपल है ना। और एक और मैथमेटिकल पॉसिबल केस कौन सा है कि लाइट घूमी ही नहीं, तो ऐसी की ऐसी आ गई, जैसी गई वैसी आ गई। तो के दिमाग में आना चाहिए कि भाई 180 डिग्री पे आ गई तो अरे भाई वो कर रही है ना, बात तो वही है, या तो घूम रही है या तो नहीं घूम रही है, बात ये है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो बस अगर वो लाइट को घुमा दे रहा है, लाइट मतलब ऑप्टिक्स, तो अगर वो लाइट को घुमा दे रहा है उस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। आया समझ, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव क्यों बोला गया, बिकॉज वो लाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है, जैसे उसने लाइट के साथ इंटरैक्ट किया ना, तभी तो लाइट घूमी, कुछ ना कुछ हुआ होगा अंदर तभी तो वो घूमा। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ अंदर, जैसे यहां पे, तो लाइट जैसी गई वैसी वापस आ गई, तो लाइट के साथ कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई। समझ आ रहा है। तो यहां पे इसको बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज उसने सैंपल के साथ एक्ट ही नहीं किया। तो जब सैंपल ने एक्ट ही नहीं किया तो हम उस सैंपल को बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ रहा है समझ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है। तो बेसिकली यही चैप्टर की समरी है। चैप्टर में क्या हो रहा है कि कोई चीज लाइट को घुमा दे रही है, कोई चीज लाइट को नहीं घुमा पा रही है। तो जो घुमा दे रही है वहां पे एक्टिविटी हो रही है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। वेयर जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि भाई सोडियम लैंप ही क्यों लिया, पोटेशियम लैंप क्यों नहीं लिया, या कुछ और क्यों नहीं लिया, या नॉर्मल बल्ब क्यों नहीं लिया। बिकॉज सोडियम की एक फिक्स्ड वेवलेंथ होती है ना, जो फिक्स्ड रहती है। सिंस वो वेवलेंथ फिक्स्ड है तो कैलकुलेशंस करने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे कैलकुलेटर में फिक्स्ड वैल्यू डाल दी, उसके रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ें कैलकुलेट होती रह रही हैं, इसलिए हमारे पास ये चीज़ यूज होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वंस अगेन ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। यहाँ पे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन अब वही वाली बात है, चीज़ें रियलाइज हो चुकी हैं कि आउट ऑफ सिलेबस तो मैं डिक्लेयर करता ही था इसको हमेशा, लेकिन कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने का मतलब नहीं है, बिकॉज आईआईटी के फर्स्ट ईयर में अब जाते ही ये चीज़ पढ़ते हो, ये वहाँ के लिए बचाना ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली, अब सिलेबस के अंदर आ गए भाई। ठीक है, अब आउट ऑफ द सिलेबस बस 2 ही पेजेस थे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो क्या समझ आए। नंबर 1 लिखिए, इट रोटेट्स, मतलब एक्ट कर रहा है ना, इंटरैक्ट कर रहा है। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो भाई, एक चीज समझना यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो लॉजिकल सी बात है, वहां पे आप पोलारीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट तो करने बैठोगे नहीं। ठीक है, तो थियोरेटिकली भी कुछ चीजें हुई होंगी। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इट हैज, ब्रैकेट में लिख लेना में, अ कायरल सेंटर, अ कायरल। अच्छा एक चीज समझना, जो इट हैज अ कायरल सेंटर है वो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस जाओगे तो फिर हमारे पास मे वाले केसेस भी आने लग पड़ेंगे। तो वो सिलेबस में नहीं है, एडवांस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था डे 1 पे अंसा कंपाउंड्स, हेलिकल कायरलिटी, ये सब सिलेबस में नहीं है।
तो पढ़ के मतलब ही नहीं है। तभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, जैसे मैंने आपको बोला था, MS चौहान नहीं करनी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें क्यूमुलेटेड, वो सब आउट ऑफ द सिलेबस रहती है। तो हमारे सिलेबस के अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, ये कायरल सेंटर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अब देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया। देखो साइंटिस्ट को एक चीज बहुत पसंद होती है, जैसे हमने जीओसी भी पढ़ा होगा तब भी आपको चीज समझ आ गई होगी कि उनको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल को मैच करना है हमेशा। समझ आ रहा है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ पोलैरिमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया। पोलैरिमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किया, उनमें से कुछ कुछ आए होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेट मी से इनएक्टिव 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 इनएक्टिव, ठीक है। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव आए, मतलब लैब के अंदर क्या हुआ, उन्होंने लाइट को रोटेट नहीं किया। तो फिर साइंटिस्ट ने उसमें थ्योरेटिकली देखने की कोशिश की, मतलब उन मॉलिक्यूल्स का ऑब्वियसली हमें सब पता ही ना, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने ये देखा कि जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव था वहां पे POS या POS प्रेजेंट था। POS या POS प्रेजेंट था। AOS भी हो सकता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। आया समझ या नहीं आया? तो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अब मतलब समझ आ रहा है क्यों COS POS पे फोकस किया गया। बिकॉज COS POS आते ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे? बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देखा गया कि लैब के अंदर कौन नहीं घुमा पा रहा है, उसमें थ्योरेटिकली क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें उसके अंदर पाई गई। इसका लॉजिक भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी आज के लेक्चर में ही, जब हम सॉल्व करेंगे। आया समझ या नहीं? देखो इतना सिंपल हो गया है ना। तो नंबर 1 वाला लैब से डिराइव हुआ, उसी लैब से फिर थ्योरेटिकली चीजें डिराइव हुई। ये हो गया एक्सपेरिमेंटल, फिर एक्सपेरिमेंटल के बाद थ्योरेटिकल चीजें मैच करने लग पड़ी, ऑब्वियसली फिर साइंटिस्ट को भी मजा आने लग पड़ा। आ गया समझ या नहीं आया? ठीक है, बस यही चीज है। अब एक चीज अगर आप समझो ध्यान से इस पेज पे देख के, तो क्या समझ आएगा आपको? आपको यह समझ आएगा कि भाई लाइट जब लेफ्ट घूम रही है या राइट घूम रही है, तो पोलैरिमीटर क्या बताएगा हमें? ऑब्वियसली एंगल बताएगा। समझ आ रहा है? पोलैरिमीटर क्या बताएगा? एंगल बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब लाइट राइट हैंड साइड घूमी, तो क्या ये एंगल प्लस थीटा नहीं होगा? प्लस 30 डिग्री, प्लस 60, प्लस 80, वट एवर। सिमिलरली जब लाइट लेफ्ट हैंड साइड घूम रही है, तब वो एंगल माइनस थीटा होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा जाता है। यहाँ पे माइनस थीटा होगा, यहाँ पे प्लस थीटा होगा। बस जो माइनस थीटा है उसको हम बोल देते हैं एल, स्मॉल एल। प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल। एंड जो प्लस थीटा है, प्लस थीटा, उसको हम बोल देते हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। एल मतलब माइनस, आप इसको माइनस भी बोल सकते हो, एंड डी मतलब प्लस। कुछ भी नहीं है। एल मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट, सिंपल लैंग्वेज में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट, राइट या प्लस थीटा। तो एक चीज आपको समझ आ रही होगी, जैसे जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था ना, एक बार अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, फिर EZ कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। याद है या नहीं है? ये सब की सब क्या थी? कॉन्फ़िगरेशंस थी, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट EZ बन के आ रहा था। बिकॉज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्या, वो हर किसी के लिए हम लगा सकते हैं, यूनिवर्सली IUPAC की तरह हर जगह लगा सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा रेलिवेंट बनता है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है? हमने देखा है RS कॉन्फ़िगरेशन, देख लिया ना ढंग से, और 2 मिनट पहले हमने देखा है ऑल डी स्मॉल, ऑल डी स्मॉल। है समझ या नहीं आया? एंड एक और अभी हम देखेंगे अभी के लेक्चर में, जो है कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। ये सब के सब कहां पे है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या RS कॉन्फ़िगरेशन या
क्या आर एस कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा यूनिवर्सल, जैसे EZ था? बिकॉज अब कोई भी कायरल सेंटर ले लो, अब वहां पे हमेशा आर एस कर सकते हो ना। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, फिशर ले लो, वेज ले लो, वेज डैश ले लो, जैसे मर्जी लेना है ले लो, वहां पे आप हमेशा आर एस कर पाते हो। फिर आप बोलोगे भाई डीएल क्यों नहीं कर पाते? अरे मेरे भाई डीएल कौन सा करोगे, आप लैब के अंदर बैठे नहीं हो, नोटबुक के अंदर कैसे डीएल करोगे? तो डीएल क्या है? डीएल एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके द्वारा हम लोग प्लस या माइनस देख पा रहे हैं, मतलब प्लस 30 डिग्री है या -30, -40, -45, उस प्रकार से। तो डीएल वो दिखा रहा है, ठीक है। आर एस बेस्ट बनेगा, वो EZ की तरह ही है, जो हर जगह लगाया जा सकता है। अब एक चीज समझते हैं, इसलिए हम आर एस को बोलते भी हैं आर एस इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी के लिए भी आप कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन लगा सकते हो। लिख लीजिए पॉज करके, फिर डीएल के ऊपर आएंगे अभी हम कि डीएल क्या है। कैपिटल डी कैपिटल एल, प्लीज अंडरस्टैंड स्मॉल डी स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग अलग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए हमारे पास जो है कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन या कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। है तो नॉमेनक्लेचर ही ना, है तो नॉमेनक्लेचर ही। सबसे पहली बात, जो कैपिटल डी कैपिटल एल है वो हमारे पास है ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फिर आप बोलोगे पढ़ाते क्यों हैं? बस पता होना चाहिए ना कि पहले क्या होता था, तभी आपको आर एस की वैल्यू समझ आएगी कि आर एस की वैल्यू क्या है। तो इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा ना ग्लूकॉन डी, मेरे भाई ग्लूकॉन डी, डी मतलब विटामिन डी नहीं होता है, डी मतलब ये कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस इज द कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, पहले लिख लीजिए नोट्स के अंदर, इट इज एप्लीकेबल फॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड amino acids. It is applicable for carbohydrates and amino acids. It is applicable for carbohydrates and amino, ठीक है। अब एक चीज समझना यहाँ पे ध्यान से, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो लोग थे उनको लगता था कि दुनिया में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स ही होते हैं, तो तब तक बाकी एलिमेंट्स नहीं पाए गए थे, तो कार्बन नाइट्रोजन ये सब पा लिए गए थे। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स ही होते हैं, इसलिए उन लोगों ने कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का यूज किया था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पिछले पेजेस पे हमने देखा, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा आया, एब्सोल्यूट मतलब किसी भी दुनिया के मॉलिक्यूल के लिए आप कर सकते हो जहां पे कायरल सेंटर है। लेकिन डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। रिलेटिव बोलने का मतलब क्या है, तो जैसे परसेंटाइल होता है ना, ठीक है, रिस्पेक्ट में डिराइव होगा, तो लिखिए इट इज डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड with respect to, it is derived with respect to glyceraldehyde, derived with respect to glyceraldehyde। आया समझ क्या बोल रहा हूं मैं? it is derived with respect to glyceraldehyde, ठीक है। अब एक ग्लिसरैल्डिहाइड क्या वो देख लीजिए एक बार स्क्रीन के ऊपर, तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, सबसे इजी है ये। ग्लिसरैल्डिहाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है सिंपलेस्ट जो हमारे पास है, ये है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होता है, आपके पास कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे डिराइव हुआ है वो देखिए स्क्रीन के ऊपर। तो सिंस ये ऐसा है, OH राइट हैंड साइड है, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल डी,
एंड सिमिलरली जब OH लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, जैसे बना के दिखाते हैं, एल्डिहाइड OH H, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी ये बन के आ जाएगी कैपिटल L। प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल D कैपिटल L बहुत अलग है स्मॉल d स्मॉल l से, ठीक है। कैपिटल D कैपिटल L बहुत अलग है स्मॉल d स्मॉल l। एक चीज समझना कैसे डिराइव हो रहा है, जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, मतलब जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है, कीटोन है, उससे सबसे दूर वाला कार्बन, फारदेस्ट, एग्जाम्पल कराऊंगा तब और समझ आएगा, फारदेस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो बीच में अगर और भी कार्बन हुए तो उनसे मतलब नहीं है, लास्ट वाले से मतलब रहेगा अपन को, जो लास्ट में, फारदेस्ट। अच्छा, अब ये चीज हम अमीनो एसिड्स के लिए कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, अमीनो एसिड्स में अमीन होगा तो OH की जगह अगर अमीन लगा होगा तब सेम कैपिटल D, OH की जगह अगर NH2 लगा होगा तो सेम कैपिटल L बन के आ जाएगा। आ गया समझ मेरे भाई क्या चल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन कराते हैं अभी, तब और चीजें आपको क्लियर होंगी, बिकॉज बिना क्वेश्चन के। आइए फिर नंबर E के ऊपर, नंबर E करना ट्राई, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखना ध्यान से। अब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि RS क्यों बेटर है कैपिटल D कैपिटल L से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया H OH H OH H OH H OH OH H। अब देखो इस मॉलिक्यूल में मैं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, कैपिटल D दूंगा या कैपिटल L दूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है जैसे एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स, उनके रिस्पेक्ट में फारदेस्ट कार्बन देखना है, तो फारदेस्ट ये होगा, तो हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है बस। तो जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दिया, कैपिटल L, बस, है ना सिंपल, कैपिटल L बन के आ जाएगा। तो देखो यही तो गड़बड़ होती है यहाँ पे, इसलिए साइंटिस्ट को बाद में RS लगाना पड़ा, बिकॉज इन बीच वालों का कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जैसे बिल्कुल ध्यान से देखना, सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को लूं, इसी मॉलिक्यूल को, एंड मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, देखना ध्यान से, भाई साहब इतना बड़ा इरेजर, ये देखिए यहाँ पे है OH H। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, ये भी तो कैपिटल L ही होगा ना, ये तो दिक्कत वाली बात है, बिकॉज ये भी कैपिटल L, ये भी कैपिटल L। ऐसा समझे नहीं आया, फिर RS क्यों बनाया गया। तो जब अगर मैं RS यूज करूं, जब ट्राई करना है एज अ होमवर्क, एक बार मैं करके दिखा देता हूं, तो ये बनेगा 1, सॉरी ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, 1 से 2 से 3, हॉरिजॉन्टल पे है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, क्लॉकवाइज S, तो ये हो जाएगा R। अब समझ आ रहा है, तो ये वाला R हो जाता। सिमिलरली अगर आप इसमें करते तो 1 से 2 से 3 HCS, तो ये S हो जाता। अब आ रहा है समझ, RS का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम चारों कार्बन, पांचों कार्बन के लिए RS करते, पांचों के लिए RS करते, तब हमें डिफरेंस समझ आता। लेकिन कैपिटल D कैपिटल L में क्या हो रहा है, बस लास्ट वाले के लिए देख रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जा रही है, ये दिक्कत है। ठीक है, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट, इसलिए RS सिस्टम EZ की तरह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब जहां मन करे वहां यूज कर सकते हैं। ओके, इसको ट्राई करना। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है HOH, बहुत सिंपल, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल हो जाना चाहिए कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने वो सोचा है तो वो गलत आंसर है। क्यों? बिकॉज ये सबसे ऊपर होना चाहिए था ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक शिफ्ट किया, करवाइए +1, करवाइए। कहाँ करवाना है भाई, जहां करो, हमें इसको ऊपर पहुंचाना है, इधर से लेके जाओ इधर से लेके जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों के बीच में एक शिफ्ट किया, क्या बन जाएगा, CHO OH H H2OH। फिर मैंने इन दोनों के बीच में एक शिफ्ट कर दिया, समझ आया नहीं आया क्या चल रहा है। तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो सबसे ऊपर आ गया,
लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल इधर हो, ऐसा। एक और शिफ्ट किया, करवाइए, तो क्या बन जाएगा? H2OH, OH। अच्छा, इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? ये तो दिखाई दे रहा है ना, ये बन जाएगा D। लेकिन मेरे भाई हमने क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ी पूछा है, हमने क्वेश्चन तो उसके बारे में पूछा है ना। ये D है तो इसका पिछला वाला क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रकार से जैसे सोचते हैं ना, तो अगर ये D है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हुए? 1 2 3, 3 शिफ्ट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास ओरिजिनली बनना चाहिए वो, चलो ऐसे बना लो, L हो जाएगा ये पिछला वाला, ये D हो जाएगा। ऐसे करना तो ऐसे कर लो, बात तो वही रहती। आ गया समझ या नहीं आया? देखो कितना मजेदार है ये टॉपिक, कितना मजेदार है, कितना मजेदार है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर जी लीजिए। नंबर जी वाले का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि कैसे इंपॉर्टेंस, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पास आर एस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आर एस सिस्टम की बहुत भयंकर इंपॉर्टेंस है। ओके, तो आपको दिया गया है NH2 एसिड मिथाइल हाइड्रोजन। ये जो मॉलिक्यूल है नंबर जी, क्या वो आर सॉरी, हाँ, क्या वो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन है या वो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे ऐसा होमवर्क, नंबर एच। ये अच्छा, इसमें आपको मज़े भी आएंगे ट्राई करने का, नंबर एच वाले में, बिकॉज इसमें आप लोग शिफ्टिंग यूज नहीं कर पाओगे मेरे भाई, आप लोग इसमें शिफ्टिंग यूज नहीं कर पाओगे, शिफ्टिंग यूज नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज शिफ्ट एक कार्बन के ऊपर होता है। तो अगर कोई सोच भी रहा है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, फिर इधर एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर यहाँ पे करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज शिफ्टिंग बस एक ही कार्बन के ऊपर होती है। शिफ्टिंग होता क्या है? शिफ्टिंग होता है मेरे भाई बस देखने का नजरिया चेंज करना, जिसको हम शिफ्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दूं, हिंट क्या होगा? इसका हिंट होगा 180 डिग्री रोटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इज अलाउड। इस वाले कंसेप्ट को हम अगले लेक्चर में बहुत देखेंगे, जब इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ये सब का हम एप्लीकेशन देखेंगे। समझ आ रहा है? 180 डिग्री रोटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब एक आखिरी चीज पढ़ाते हैं, फिर छोड़ रहे हैं आज के लेक्चर के लिए, फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इनैंशियोमर सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा लास्ट वाला। ठीक है, एक चीज देखना भाई ध्यान से। अच्छा, पहली बात, वंस अगेन कम बैक टू दिस पेज। क्या आपको यह समझ आ रहा है कि मैं आर एस को थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकता हूं? कैपिटल डी कैपिटल एल को भी थ्योरेटिकली डिटरमाइन कर सकता हूं, अभी सिखाया 2 मिनट पहले कैसे करना है। लेकिन मेरे भाई, क्या मैं स्मॉल डी स्मॉल एल को थ्योरेटिकली कभी डिटरमाइन कर पाऊंगा? कुछ भी कर लो, कोई भी आपको कुछ भी बोले, जिंदगी में आप इसको थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन cannot be determined theoretically. It is purely an experimental configuration. It can never be determined theoretically. तो कोई भी क्वेश्चन में आपको हमेशा प्लस माइनस दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ये ले लेते हैं एग्जांपल, कहाँ गया ये? एल हो गया, ये तो बड़ा सा ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, ये जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है, तो ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है, पहली बात तो आपको समझ आना चाहिए कि एल है, कैपिटल एल। वो कैपिटल एल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ठीक है, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो आपको दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ऐसा लिख के दिया होगा प्लस, समझ आता ना? एल तो आपने खुद डिटरमाइन किया, लेकिन साथ में प्लस दिया है या स्मॉल डी दिया है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होगा। अगर मेरे भाई मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं, मिरर इमेज, तो क्या बिना बनाए आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये L प्लस है, तो जो इसका मिरर इमेज होगा वो क्या होना चाहिए?
क्या वो L माइनस होगा, क्या वो D प्लस होगा, क्या वो D माइनस होगा? सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। वंस अगेन, ये L प्लस है, इसी मॉलिक्यूल का मैंने मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज क्या होना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये समझ आ रही है आपको देख के कि होना तो कैपिटल डी चाहिए। कॉमन सेंस है ना भाई, एल का डी हो जाएगा। ठीक है, वो दिख भी रहा है आपको, मैंने प्रूफ भी कर दिया है। अब प्लस वाले के साथ क्या होगा? क्या ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा? मिरर के कंसेप्ट लगाओ। मिरर में क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है ना। तो अगर एक लाइट को +30 से घुमा रहा है तो उसकी मिरर इमेज किस में घुमाएगी? -30 में। तो ये हो जाएगा डी डी। समझ आ रहा है? तो L प्लस का मिरर इमेज D माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं D प्लस ले लूं तो D प्लस का मिरर इमेज क्या होगा? L माइनस। ये बड़ा D बड़ा L तो आप थियोरेटिकली भी देख पा रहे हो कैसे हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस में आपको फिजिक्स का लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जो है बहुत सिंपल। ठीक है, अब हम इसके बाद अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वो है, नंबर भी हम देखेंगे उसमें, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लाइक कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट।